हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट है, स्विस केमिस्ट है। इन्होंने 1898 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा, स्टडी को पढ़ा ना, और उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने बोला था कि जो सेंट्रल में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट NH का 3 और हमने लिया यहाँ पे 6 और बाहर हमने लगा दिया Cl का 3। क्या लगा दिया? Cl3। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपका होता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या होते हैं? आपके लिगेंड। क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। जो बाहर होते हैं वो आयनाइजिंग पार्ट होते हैं। तो अल्फ्रेड वर्नर ने बोला था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आपका आयनाइजेबल होता है। क्या होता है? आयनाइजेबल मतलब यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टूट के बाहर निकल जाता है, आयनाइजेबल होता है। दूसरा बात बोला प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है यह निगेटिव आयंस के द्वारा, किसके द्वारा? निगेटिव आयंस के द्वारा क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। तीसरा बात बोला कि जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम की जो प्राइमरी वैलेंसी है वह इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी को बताती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होती है? बताती है। और प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और देख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है ना, यह क्या होती है? जो कुछ सेंट्रल मेटल से जुड़ी होती है यह क्या होती है? डायरेक्शन लेस होती है। क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है? लेस होती है। यह सेंट्रल मेटल एटम से कैसे भी जाके डॉटेड लाइन से जुड़ जाती है, जिस कारण क्या होती है? ये उसकी जियोमेट्री ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जियोमेट्री को गवर्न नहीं करती है। ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बाद। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये आपका क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल। क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल होता है। दूसरा बात, यह निगेटिव आयन के द्वारा सर्टिफाइड होता है प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी या तो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो क्या रहेगा? निगेटिवली चार्ज। क्या रहेगा? निगेटिवली चार्ज आयन के द्वारा क्या होता है? सर्टिफाइड होता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताएगी? कोऑर्डिनेशन क्या होती है? नंबर के बारे में क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? थिक या स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखिएगा लास्ट वर्ड, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये सेंट्रल मेटल से किसी भी डायरेक्शन में आके जुड़ जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको भगाओ यहाँ से। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है ना, सेकेंडरी वैलेंसी होती है या इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। क्या होती है? एक फिक्स डायरेक्शन से क्या होती है? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ती है, जिस कारण यह सेंट्रल मेटल एटम की क्या होती है? ज्योमेट्री को क्या करती है? गवर्न करती है। क्या करती है? गवर्न करती है। तो इस तरह से हमने देखा वर्नर थ्योरी में। अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस साइंटिस्ट है। इन्होंने 1898 में एक थ्योरी दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, जिसे बोलते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने बोला जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है न्यूट्रल या तो क्या होती है? निगेटिव आयन के द्वारा होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगी। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को ठीक है स्ट्रेट लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इसका डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स नहीं होता, या ज्योमेट्री को गवर्न नहीं करेगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है या डायरेक्शनल होती है, इसके पास डायरेक्शन फिक्स होता है कि एक फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है ना, और ये ज्योमेट्री को गवर्न करती है। जैसे एग्जांपल हमने देखा यही लिया ना, अगर हम इसको आयनाइज करें, क्या करें? आयनाइज करें सॉरी आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट NH का 3 का क्या हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के लिगेंड कभी आयनाइज नहीं होते हैं। और जो बाहर क्या है? क्लोरीन। तो कितने क्लोरीन है? 3Cl ना, तो 3Cl माइनस क्या हो जाएगा? और इस पर क्या हो जाएगा? +3। क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। इस तरह से इसका आयनाइजेबल होगा। देख रहे हो ना, ये आयनाइजिंग पार्ट है, ये इसके क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर को गवर्न कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जैसे पूछता है, जैसे हमने यही ले लिया ना एग्जांपल, हम पूछते हैं इससे कि बताओ टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे ना,
ये कंपाउंड है, डिसोसिएट होने पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे। तो ये टूटा, देखो कितने Cl हो गए, 3Cl माइनस, कितने हो गए 3Cl। यहाँ पे तो 3 आयन कितने मिल रहे हैं 3, और जो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या मानते हैं हम 1 आयन, कितने मानते हैं 1 आयन। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 4, टोटल नंबर ऑफ क्या मिलते हैं 4 आयन से क्या होते हैं मिल जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वर्नर थ्री का, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल बोला, यह मान लो यह मानते हैं ए है, या क्या है बी है, या क्या है सी है, क्या है डी। तो ए बी सी डी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ देगा आपको बताइए ए बी सी डी है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, या सिंपल सा किस कंपाउंड की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी सबसे क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए बी सी डी जो हमारा है इसमें किस आयन की कंडक्टिविटी, किस कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, या टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे। या सिंपल सा इसमें हम अगर AgNO3 डाल लें तो कितने मोल ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड होंगे रिएक्शन कराने के लिए, तो सब कुछ देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ना, पहले हम ए को लेके चलते हैं, ठीक, ए को लेके चलते हैं। जैसे हमने ए को डिसोसिएट किया, यह क्या हो जाएगा CONH का 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, और बाहर कितने Cl हैं 3Cl। जितने Cl निकलेंगे उतना क्या जाएगा इस पर प्लस चार्ज, क्या जाएगा प्लस चार्ज। तो जो हमारा ए है टोटल नंबर ऑफ आयन की बात करेंगे तो 3 आयन यहाँ हो गया 3, और टोटल 1 इसे मानेंगे क्या जाएगा 4। तो ए हमारा डिसोसिएट होने पे 4 आयन कितने दे रहा है 4 आयन दे रहा है। उसी तरह हम बी बोलेंगे तो बी बाहर कितने आयनाइजिंग पार्ट हैं 2 हैं, तो यह कोबाल्ट हो जाएगा, आपका NH3 एमीन है 5 हो जाएगा, या Cl। बाहर कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे, यहाँ पे टोटल 2 और ये कितना हो गया इस पर प्लस 2 आएगा, तो 2 और कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 आयंस मिल रहे हैं। इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो बाहर कितने हैं क्लोरीन 1 है, CONH3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे Cl2। बाहर जितने क्लोरीन है उतने ही आयनाइज होंगे ना, तो ये बाहर क्या जाएगा Cl माइनस, और इस पर क्या जाएगा +1 चार्ज जाएगा। तो टोटल 1 और 1 कितना हो गया 2 आयंस, कितने मिले 2 आयंस मिले। यहाँ देखेंगे तो बाहर कोई आयनाइजिंग पार्ट है ही नहीं, जब कोई बाहर आयनाइजिंग पार्ट है तो इसका नो आयनाइजेशन, 0 नंबर ऑफ आयन, कितने मिलेगा 0 क्या हो जाएंगे आयन से मिलेंगे। तो अगर हम बात करें ABCD में बात करें कि किस कंपाउंड की कंडक्टिविटी ज़्यादा है ना डिसोसिएट होने में, तो बोलेंगे भैया कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। तो ए की कंडक्टिविटी 20 ज़्यादा, बी का C ज़्यादा, और डी का सबसे क्या रहेगा कम रहेगा, कि नंबर ऑफ आयंस में कम या नहीं है। बात क्लियर है। अब बात करते, इसे पूछता है फिर दूसरे से पूछेगा कि आपको दे दिया यहाँ पे AgNO3, क्या दे दिया AgNO3, बोलेगा कितने मोल ऑफ AgNO3 यह रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा जितने बाहर क्लोरीन है उतने ही डिसोसिएट होंगे। अब हमें पता है ना कि AgNO3 तो Ag पे प्लस आएगा, NO3 पे क्या आएगा माइनस चार्ज। अब ये Ag प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस निकल रहा था ना, कितने Cl निकल रहे थे 3 Cl माइनस लग रहे थे, तो 3 AgNO3 रिक्वायर्ड होंगे। जब 3 AgNO3 रिक्वायर्ड होगा तो 3 Ag प्लस और 3 Cl माइनस, ये बना के लेंगे 3 AgCl, क्या बनाएंगे 3 AgCl। तो इसको लिख सकते हैं हम कोबाल्ट हो जाएगा आपका, या अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया का क्या हो जाएगा 6, इस पर +3 आ रहा था तो इसको बैलेंस करने के लिए 3NO3 है ना, NO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NO3 3 हो जाएगा, 3 बार हो जाएंगे, और साथ में क्या हो जाएंगे 3 AgCl ना, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है 3 AgCl मिलेंगे। सेम वही यहाँ पे भी है। और हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया आपको कि यहाँ पे AgNO3 डाला, कितने मोल ऑफ AgNO3 लगेंगे या कितने मोल ऑफ AgCl क्या हो जाएंगे बनेंगे। तो जितने बाहर आयन है उतने ही AgNO3 रिक्वायर्ड होंगे, 2 Ag, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 AgNO3 लगेगा। बाहर कितने आयन है 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ क्या आ जाएगा AgNO3 क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड होगा। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें अगर हम Ag डालेंगे इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ आयन का डिसोसिएट नहीं होंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो कितने AgNO3 रिक्वायर्ड हो रहे हैं। बात समझ में आई, ठीक, थैंक यू।